तो पिछले वीडियो में हमने विभिन्न प्रकार के बलों पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। तो इस वीडियो में हम आगे और कुछ बलों पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं जो कि स्प्रिंग बल पर आधारित है। तो मैंने पिछले वीडियो में ही थोड़ा सा स्प्रिंग बल के बारे में बताया था कि स्प्रिंग बल क्या होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक कोई दीवार है जिससे कि एक स्प्रिंग लगा हुआ है। तो अगर इस स्प्रिंग का जितना अपना लंबाई होता है नॉर्मल, अगर उसी लंबाई में है तो इस पर कोई बल नहीं है। लेकिन अगर इसके लंबाई से कोई इसके लंबाई को अधिक करना चाहता है, मतलब कि इससे ज़्यादा कोई और इसको खींच के थोड़ा सा लंबा करना चाहता है, मान लेते हैं कि इसका लंबाई एल है, तो कोई इसको और क्या करता है कि इसका लंबाई में डेल्टा एल बढ़ाता है, या फिर कोई आके इसका डेल्टा एल लंबाई को क्या करता है, घटाता है। तो फिर क्या होगा इसमें कि बल उत्पन्न होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, एक यहाँ पे मान लेते हैं कि एक कोई स्प्रिंग है जिसका लंबाई है, यहाँ पे हम बोल देते हैं कि 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 सेंटीमीटर लंबाई है, और कोई व्यक्ति आता है और इसको खींच के 110 सेंटीमीटर का लंबाई इसका करना चाहता है, 110 सेंटीमीटर। तो जो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का वृद्धि आया उसके वजह से स्प्रिंग फोर्स लगाएगा। कैसे फोर्स लगाएगा? आदमी स्प्रिंग को इस डायरेक्शन में खींच रहा है, इस तरफ, तो स्प्रिंग आदमी को किस तरफ खींचेगा? इस तरफ। तो यानी कि अगर हम स्प्रिंग का फोर्स लगाएंगे, इसमें आदमी का अगर हम डायग्राम बनाएंगे कि आदमी के ऊपर क्या क्या बल लग रहा है, तो आदमी जो है, आदमी को कौन खींच रहा है? स्प्रिंग खींच रहा है, इस पे इस तरफ बल लगेगा, एफ एस बोल देते हैं जैसे कि। और अगर हम बात करते हैं स्प्रिंग पे कौन सा बल लग रहा है, तो आदमी इसको खींच रहा है, उसी सेम फोर्स एफ एस से अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये दो बल हो गया, दो प्रकार से हम इसको देख लिए, आदमी पर किधर बल लगेगा और स्प्रिंग ऊपर किधर बल लगेगा। अब हम इसका मान का देखना चाहते हैं, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड परिणाम है कि परिणाम कितना होता है। तो जो स्प्रिंग फोर्स होता है एफ एस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन लेंथ का। जो नॉर्मल लेंथ है स्प्रिंग का जो भी है, उससे जितना लंबाई बढ़ाएंगे उसके प्रोपोर्शनली इसका फोर्स लगेगा। यानी कि अगर ये 10 सेंटीमीटर इसका बढ़ा दिए तो 10 सेंटीमीटर का प्रोपोर्शनल फोर्स लगेगा। अब यहाँ पे आता है प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, यानी कि नियतांक, जिसको कि स्प्रिंग नियतांक बोला जाएगा, ओके डेल्टा एल हुआ। इस प्रकार से ये हमारा होता है स्प्रिंग के लिए। इसी के आधार पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक बॉडी बिल्डर है जो कि एक्सर्ट करता है 150 न्यूटन का फोर्स अगेंस्ट ए बुल वर्कर एंड कंप्रेसेस इट बाई 20 सेंटीमीटर। मतलब कि क्या हो रहा है कि एक कोई बॉडी बिल्डर है जो कि एक स्प्रिंग को कंप्रेस करने का कोशिश कर रहा है, यानी कि उसको दबाने का कोशिश कर रहा है। हम ये बताए थे कि डेल्टा एल दोनों हो सकता है, पॉजिटिव करेंगे, मतलब कि अगर डेल्टा एल पॉजिटिव है तो उसको लेंथ को बढ़ाया जा रहा है, और डेल्टा एल अगर निगेटिव होगा तो लेंथ को क्या किया जाएगा? घटाया जाएगा। तो ये कंप्रेस करना चाहता है, यानी कि 20 सेंटीमीटर से उसको घटाना चाहता है। यानी कि जो भी अगर एक स्प्रिंग यहाँ पे दिया गया है, जो भी स्प्रिंग दिया गया है, इसका लंबाई से हमको मतलब नहीं है, इनिशियल इसका क्या लंबाई दिया गया उससे कोई मतलब नहीं है। बस क्वेश्चन में ये बोला गया कि इस जो स्प्रिंग है इसको एक बॉडी बिल्डर क्या करता है? दबाने की कोशिश करता है। कितना से दबाने की कोशिश करता है? तो ये इसको दबाना चाहता है 20 सेंटीमीटर से, 20 सेंटीमीटर से, यानी कि, और 20 सेंटीमीटर दबाने के लिए कितना फोर्स इस पर लगा रहता है? इसको दबाना है तो फोर्स किस तरफ लगाएंगे? तो बॉडी बिल्डर जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो इस डायरेक्शन में फोर्स करेगा एक्सर्ट, और वो 150 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। यानी कि वो 150 न्यूटन का फोर्स लगा के इसको दबाना चाह रहा है, और 150 न्यूटन के फोर्स से कितना दबा पाया? तो 20 सेंटीमीटर, यानी कि 150 न्यूटन फोर्स लगा के 20 सेंटीमीटर इसको दबा पाया है। तो हमको ये पता करना है कि स्प्रिंग का नियतांक कितना है। तो हम तो जानते हैं कि स्प्रिंग फोर्स जो एफ एस होता है वो क्या होता है? के इंटू डेल्टा एक्स या डेल्टा एल, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एफ एस यानी कि फोर्स कितना है? 150, और के कितना है? के हमको फाइंड करना है, नियतांक है, और डेल्टा एक्स दिया गया है जो कि कितना दिया गया है? 20 सेंटीमीटर। इसको पहले हम मीटर में बदल लेते हैं, सबको ऐसा ही यूनिट में रखना होता है। तो इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे यहाँ पे, तो 100 से भाग करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा? 0.2 आ जाएगा। ये 150 बराबर के इंटू ये, या फिर 2/10 लिख देते हैं यहाँ पे, ये और इजी रहेगा। फिर के बराबर क्या हो जाएगा? 150 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 से ये कट जाएगा 5, 75, यानी कि 750 न्यूटन प्रति मीटर आ जाएगा। किसका यूनिट? न्यूटन प्रति मीटर यूनिट होगा के का। यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि अगर हम के बराबर निकालना चाहें तो क्या होगा? एफ अपॉन डेल्टा एक्स। एफ का मतलब न्यूटन और डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन लंबाई है, तो मीटर ही है, तो न्यूटन मीटर आ गया मेरा। 750 न्यूटन मीटर हमारा आंसर आया किसका? के का, यानी कि स्प्रिंग के नियतांक का। तो यहाँ पे ये डेल्टा एक्स के बारे में जो बोल रहे थे आप कन्फ्यूजन थोड़ा सा दूर कर लेते हैं। जैसे कि डेल्टा एक्स अभी दबाया गया, तो इस केस में बोला जाता है कि डेल्टा एक्स क्या होगा? निगेटिव होगा, क्योंकि लेंथ को कम किया जा रहा है। और डेल्टा एक्स अगर पॉजिटिव होता है तो फिर क्या बोला जाता है कि लेंथ, स्प्रिंग की लेंथ को क्या किया जा रहा है? बढ़ाया जा रहा है। दोनों केस में फोर्सेज उल्टा लगेंगे। जैसे कि हम बात कर लेते हैं
यहाँ पे डेल्टा एक्स के यानी कि निगेटिव होने के केस में, यानी कि जब स्प्रिंग को क्या किया जाएगा, कंप्रेस किया जाएगा, दबाया जाएगा। तो जब हम कोई स्प्रिंग को दबा देते हैं, जैसे कि यहाँ पर है, इनिशियली यहाँ पे था तो इसको हम दबा के कहाँ पे चले गए, इधर चले गए, यानी कि डेल्टा एक्स क्या कर दिया गया, यहाँ पे दबाया गया। दबाने पे स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगा, इस साइड, स्प्रिंग इस साइड फोर्स लगाएगा, और जो व्यक्ति दबा रहा है वो इस पर किधर फोर्स लगा रहा था, इस साइड, तभी तो स्प्रिंग दबा है। तो ये जो आदमी है जो दबाया वो इस साइड दबाया इसको, और स्प्रिंग आदमी को इस तरफ धकेल रहा है। तो ये हो गया डेल्टा एक्स जब निगेटिव का बात हुआ। उसी के साथ हम बात कर लेते हैं डेल्टा एक्स जब पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे ये बात है, डेल्टा एक्स जब पॉजिटिव होगा तो डेल्टा एक्स जब पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि एक स्प्रिंग है, यहाँ तक उसका नॉर्मल लंबाई था, लेकिन नॉर्मल लंबाई से भी हम इसको क्या करती हैं, इसको और खींच के हम बढ़ा दिए हैं। तो बढ़ाने पे ये स्प्रिंग अपने इनिशियल पोजीशन पे आना चाहेगा, क्योंकि स्प्रिंग को अगर हम बढ़ाएंगे तो चाहता है कि हम क्या हो जाए, घट जाए, और घटाएंगे तो चाहता है बढ़ जाए। यहाँ पे हम बढ़ाए हैं तो ये घटना चाहेगा। तो घटने के लिए स्प्रिंग अपना फोर्स किधर लगाएगा, इस तरफ खींचेगा, एफ स्प्रिंग इसको इस तरफ खींचेगा। लेकिन ये बढ़ा कैसे है, तो जो भी आदमी है उसने इसको इस तरफ अपने तरफ खींचा था, इस बल से खींचा था, लेकिन इस बल से स्प्रिंग उसको अपने तरफ खींचा है। तो ये दो प्रकार से हम इसको देख सकते हैं, जब स्प्रिंग बढ़ता है लंबाई में नॉर्मल से, और स्प्रिंग जब घटता है लंबाई में नॉर्मल से। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास सेकंड क्वेश्चन दिया गया है जो कि सेटेलाइट पर यानी कि उपग्रह पर आधारित है। तो बोला जा रहा है क्वेश्चन में, तो समझ लेते हैं सेटेलाइट होता क्या है। जैसे कि ये इसका मतलब होता है कि यानी कि ये हमारी पृथ्वी है, जैसे कि यहाँ पे हम बोल दिए ये हमारा अर्थ है, अर्थ है। तो अर्थ से एक सेटेलाइट को, कोई सेटेलाइट है जैसे कि रॉकेट सेटेलाइट को लेके जाता है, यहाँ पे सेटेलाइट है, इस सेटेलाइट को ऊपर फेंका गया। तो पृथ्वी के केंद्र से सेटेलाइट का जो केंद्र है उसके बीच में दूरी धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ेगी। ये हम जानते हैं कि दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ेगी। जब सेटेलाइट ऊपर जाएगा पृथ्वी से, दोनों की दूरी बीच में क्या होगी, बढ़ेगी। मान लेते हैं कि इसका सेटेलाइट का मास कुछ स्मॉल एम था और पृथ्वी का मास क्या है, कैपिटल एम है। तो जो हमारा फोर्स लगेगा, अगर ये एक समय पे किसी समय पे मान लेते हैं कि आर डिस्टेंस पे है, तो जो हमारा फोर्स लगता है वो एफ, वो क्या होता है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये हमारा फोर्स होता है। और जी जो है वो हमारा नियतांक है, जिसका वैल्यू कितना होता है, अगर हम जी का बात करें तो ये होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये होता है हमारा जी का वैल्यू। तो ये हमारा फोर्स था, कब का फोर्स था, जब वो आर डिस्टेंस पे है, तब सेटेलाइट और पृथ्वी के बीच में जो बल लग रहा है वो इतना है। पृथ्वी का रेडियस कितना होता है, तो 6400 किलोमीटर, यानी कि 6400 किलोमीटर। यानी कि इनिशियली पृथ्वी के केंद्र और सेटेलाइट के बीच में दूरी कितना होगा, जैसे कि यहाँ पे एक और फिर से हम फोटो बना लेते हैं। जैसे कि सेटेलाइट को फेंकना है तो ज़मीन से फेंकेंगे, पृथ्वी ऐसे हमारा गोल है, और सेटेलाइट को हम रखेंगे कहाँ पर, इनिशियली सेटेलाइट कहाँ पर रहेगा, इनिशियली जो हमारा सेटेलाइट है वो यहाँ पर रहेगा। इनिशियल जो सबसे पहले जब सेटेलाइट धरती पे यानी कि ज़मीन पर रहेगा, तो उस समय दोनों के बीच की दूरी कितना रहेगा, दोनों का बीच का दूरी पृथ्वी के त्रिज्या के बराबर रहेगा, क्योंकि पृथ्वी के अंदर तो रख नहीं रहे हैं, तो पृथ्वी के त्रिज्या के बराबर यानी कि 6400 किलोमीटर रहेगा। और जब ये ऊपर जाने लगेगा तो इसका दूरी और अधिक क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा धीरे धीरे। 6400 किलोमीटर से भी दूरी क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। और जैसे जैसे आर बढ़ेगा तो फिर उसका बल जो होगा दोनों के बीच में, वो बल क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि इनिशियली 6400 किलोमीटर है और फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, घटने लगता है। तो यही क्वेश्चन में बोल रहा है कि किस हाइट पर, यानी कि पृथ्वी के इस जमीन से कितना हाइट एच ऊपर जब चले जाएंगे, कितना हाइट एच जब ऊपर चले जाएंगे तो बल है वो आधा हो जाएगा अर्थ के स्टेशन से। यानी कि जब अर्थ पे था तो कुछ बल लग रहा है एफ, जब हम ऊपर चले जाएंगे तो बल क्या हो जाएगा, आधा होने लगेगा, कुछ समय बाद आधा हो जाएगा। तो वो बोल रहे कितना हाइट पे ऊपर जाएंगे ना, तो बल क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये पूरा जो लंबाई है वो पृथ्वी के केंद्र से उसको एक्स हाइट ऊपर जाना पड़ेगा, फिर बल क्या होगा, आधा होगा। तो अभी यहाँ पे आर था तो इसको हम ऐसे और अच्छे से यहाँ पे लिख लेते हैं कि मान लेते हैं कि एफ यहाँ पे दिया गया था, तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा में आर स्क्वायर। ये F1 है। F1 कब का बल है, जब आर डिस्टेंस पे है। आर डिस्टेंस कहने का मतलब कि सेटेलाइट कहाँ पे रखा गया है, पृथ्वी के सतह पर रखा गया है, तब उसके बल कितना है, F1 है। और वो कितना है, G/m/r²। m तो कभी बदलने वाला है नहीं, जब पृथ्वी से दूर जाएगा तो आर बदलेगा, स्मॉल आर। अभी जब F1 है वो जब पृथ्वी पे है तो स्मॉल आर किसके बराबर है, आर के बराबर था, तो बल इतना लग रहा है। फिर क्या होगा कि जब ये कुछ दूरी पे चला जाएगा, जब पृथ्वी से कुछ दूरी पे चला जाएगा तो बल उसका F2 हो जाएगा, बल चेंज हो जाएगा। जब कितना दूरी पे चला जाएगा, मान लेते हैं x, पृथ्वी के केंद्र से दूरी कितना हो गया x, तो फिर इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, Gm/x²। ये हमारा कब का बल है,
जब वो x दूरी पे चला गया है। और मान लेते हैं x दूरी पे जाने के बाद उसका हाइट जो बल है वो F1 का आधा हो गया, यानी कि क्या हो गया, F1/2 हो गया, क्योंकि x हम यहाँ पे क्लियरली जानते हैं कि x जो है वो r से क्या है, बड़ा है, क्योंकि r पृथ्वी का त्रिज्या है और ये त्रिज्या से भी ज़्यादा ऊपर जा रहा है, तो x r से भी क्या होने वाला है, बड़ा ही आने वाला है। हम ये यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं। तो ये जो F1/2 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ से फिर हम F1 निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन से F1 निकालेंगे तो क्या आएगा, 2GMM/x², ये आ जाएगा मेरा F1। और यहाँ पे भी एक F1 है और यहाँ पे भी एक F1 है। अब दोनों F1 को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। दोनों F1 को क्या कर सकते हैं, हम इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि F1 बराबर होगा F1 के। तो जो इस इक्वेशन से निकाले हम F1, इन यहाँ से इससे जो F1 निकाले हैं, दो इधर करके यहाँ पे आया है 2GMM/x²। और जो पहले हमारा F1 था वो कितना था, GMM/x²। हम दोनों को बराबर, x² नहीं, यहाँ पे ये r² है, ये r² है। तो हम यहाँ से इसको कंपेरिजन किए, क्योंकि इसको आधा करना था ना, तो आधा करेंगे तो दुगना कर देंगे, तो फिर से ये इसके बराबर हो जाएगा आधा होने के बाद। ये दुगना किए तो वो दुगना करने पे x लेकिन चेंज हो जाएगा, अब r तो रहेगा नहीं, उसी को हमको देखना है। तो इसमें कटने वाला क्या क्या है ये देख लेते हैं। तो GMM ये सारा कट जाएगा, यहाँ से भी GMM कट जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास, जो बचेगा मेरे पास वो होगा 2/x² बराबर 1/r², ये बच जाएगा। इसको अगर हम और सॉल्व करें तो यहाँ से हो जाएगा 2r² बराबर x² आ जाएगा। और फिर यहाँ से अगर x निकालेंगे तो वो आएगा √2 टाइम्स r। ये हमारा आ गया x का वैल्यू, यानी कि इतना के डिस्टेंस पे जाने के बाद हमारा क्या मिलने वाला है, इतना के डिस्टेंस पे जाने के बाद पता चलेगा कि जो बल है वो आधा हो जाएगा। तो अब हमको ये x निकालना होगा पहले। ये जो x कहाँ से दूरी है, पृथ्वी के केंद्र से दूरी है, जबकि हमको निकालना क्या है, एक्चुअली h निकालना है, तो √2 टाइम्स r करना पड़ेगा हमको। तो अब हम यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लेते हैं कि x का वैल्यू कितना आएगा। x बराबर है हमारा √2 टाइम्स r। √2 का वैल्यू होता है 1.414 और इसको r से मल्टीप्लाई करना है, r जो कि हमारा रेडियस था। तो रेडियस कितना था, 6400 किलोमीटर। यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा x का वैल्यू, उसको चेक कर लेते हैं कि x कितना आएगा मल्टीप्लाई करके। तो 1.414 और इसको मल्टीप्लाई करना है हमको 6400 से। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास लगभग 9049 किलोमीटर। मतलब कि इतना डिस्टेंस पे जाने के बाद, जो केंद्र से इतना डिस्टेंस पे जाने के बाद बल क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो हम ये निकाल लेते हैं कितना हाइट पे गया, h बराबर यहाँ से देख सकते हैं, h बराबर क्या होगा, x में से अगर रेडियस को घटा देंगे तो मिल जाएगा x माइनस r, जो कि हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है। यानी कि 9049 में से अगर हम 6400 को माइनस कर दें तो हमको मिल जाएगा। तो 9049 में से हम क्या करते हैं, 6400 को माइनस कर लेते हैं। 6400 को इसमें से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं 6400। तो ये मेरे पास आ गया 2649 किलोमीटर। ये आ गया मेरा आंसर कि इतना के डिस्टेंस पे जाने के बाद जो हमारा क्या है, जो हमारा बल है सेटेलाइट और अर्थ के बीच में वो आधा हो जाएगा। तो इनिशियली जब 6400 किलोमीटर पे था तो बल कुछ भी था, वो कुछ वैल्यू जो था वो भी हम निकाल सकते हैं एक्चुअली कितना होगा, लेकिन हमको सिर्फ इतना सा मतलब था कि कितना डिस्टेंस पे जाने के बाद आधा हो जाएगा। तो और अगर इतना ऊपर चला जाए इससे, अगर हाइट मतलब इतना हाइट कवर कर ले 2449, इसको अप्रॉक्सीमेटली हम 2650 किलोमीटर भी लिख सकते हैं, यानी कि इतना हाइट पे चला जाए तो बल क्या हो जाएगा, सीधे आधे हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं।